हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में विशेष रूप से हम पढ़ेंगे वाच्य। तो वाच्य की शुरुआत करने से पहले भी मैं बताऊंगी कि ये वाक्यों के वर्गीकरण के अंदर ही आ जाता है। तो वाच्य जो टॉपिक है वो हम किस परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसमें भी हिंदी व्याकरण दिया हुआ है। साथ ही TGT PGT एस्टेट की परीक्षा भी 26 और 27 जुलाई को होनी निश्चित हुई है। उसके साथ ही CET के फॉर्म भी निकल गए हैं, तो CET का एग्ज़ाम भी होगा। तो जो भी कैंडिडेट CET के अंदर भी काफ़ी जो उसमें 10-15 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, उसके साथ साथ जो भी परीक्षाएं हैं जहां पर हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, तो सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब सभी ये सोच रहे होंगे कि मैम ने पहले ही वीडियो वाच्य से क्यों शुरू की। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने 7-8 टॉपिक पढ़ा रखे हैं और मुझे अच्छे से पता है कि कौन कौन से टॉपिक जो है जो मेरे चैनल पर मैंने हिंदी व्याकरण के नहीं पढ़ा रखे हैं। वैसे अभी हॉलीडेज़ है, समर वेकेशन चल रही है, तो मैं कोशिश करूंगी कि पूरा हिंदी व्याकरण एक बार फिर से करवा दूं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट हैं मेरे पास जो लगातार आ रही हैं हिंदी व्याकरण पढ़ाने के लिए। उनमें से 1-2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेरी हर एक वीडियो को देख रहे हैं, और उनके जब कमेंट आते हैं तो मेरा मन करता है कि चाहे एक ही कैंडिडेट अगर मेरी सभी वीडियो को देख रहा है, अच्छे से वहाँ से तैयारी कर रहा है, तो मैं ये सोचती हूँ कि उसकी तैयारी बीच में अधूरी नहीं रहनी चाहिए। जैसे कि अभी अभी मेरे पास एक कमेंट आया था, तो मैं उठी और मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो दोस्तों, सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, तो सभी कैंडिडेट्स का बस आपका एक ही वो है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जैसे CET का एग्ज़ाम है, और हरियाणा का कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो CET के फॉर्म ना भरे, जो एस्टेट का एग्ज़ाम ना दे। तो आप सभी के पास ना अपने दाएं बाएं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने चैनल का भी मतलब जो है आप लिंक शेयर करें कि भाई सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, क्योंकि जितने ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरा और आगे पढ़ाने का मन करता है। ये नहीं कि मैं सब्सक्राइबर के पीछे भाग रही हूँ। मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है और इनकम भी इससे मतलब शुरुआत हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और ये मेरा कमाने का सोर्स नहीं है कि मैं इसी से कमाऊंगी तो ही मेरा घर चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर मैं सिर्फ आप लोगों के सहयोग से और अपने जो मुझे अच्छा लगता है टीचिंग का, बस मैं वही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसके लिए पढ़ा रही हूँ, तो बस आप थोड़ा सा ज़्यादा संख्या, एक तो ज़्यादा संख्या में साथ जोड़ने के पीछे 2 मतलब होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाना। लेकिन मेरा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं वीडियो एक नहीं 2-2 3-3 डालूँ। तो जैसे अभी मेरे पास कमेंट आया था कि मैम हिंदी व्याकरण के आपने कुछ 1-2 ही टॉपिक कुछ ही टॉपिक डाल रखे हैं, तो और कंप्लीट करवा दें। तो मेरा मन किया कि मैं डाल देती हूँ। इसी प्रकार से आप मेरे पास और कमेंट करें कि मैम आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है हिंदी व्याकरण का, तो मैं वही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरुआत करती हूँ। बस एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो भी देखे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक भी अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को जमकर सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। वैसे देखते हूँ वीडियो डालने के बाद तो वाच्य पढ़ेंगे। अब देखो, एस्टेट के पेपर में वाच्य से 1 नंबर आता है, और मेरे ख्याल से ये 1 नंबर का फ्री का नंबर है। एक ये टॉपिक जो है ना, हार्डली 5 मिनट का है, इससे ज़्यादा का नहीं है। एक बार आपको समझाऊंगी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और 1 नंबर आप पक्का कर लेंगे, चाहे कोई भी परीक्षा हो। अब देखो, इसको ना वाक्यों का वर्गीकरण, मुझे पता है कि मैंने मेरे चैनल पर वाक्य नहीं पढ़ा रखे, मैंने शब्द भी पढ़ा रखे हैं। तो वाक्य का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। तो वाक्यों का जो है ना, वाक्य आप सभी समझते हैं। तो अब मैं शुरुआत से ही शुरू करूंगी कि क्या होता है कि सार्थक पदों के मेल से जो भी आपका वाक्य बनता है, सार्थक शब्द मिलकर ही एक वाक्य बनाते हैं, ठीक है। जिसकी एक मतलब कोई ना कोई उसका मीनिंग होता है, उस वाक्य का कोई ना कोई भाव होता है। अदरवाइज अगर कोई सेंस नहीं है, कोई भाव नहीं दे रहा है, तो फिर वो वाक्य नहीं कहलाता है। अब यहाँ पर 2 शब्द आए, मैंने एक पद बोला और एक शब्द बोला, तो ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, इन चीज़ों को ध्यान रखना। पद जो है, जैसे कि कोई शब्द है,
जैसे ये अब मैं प्रधानता की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से, जैसे कि ये वाक्य आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी यहाँ से ले लेते हैं हम, कोई मान लो ये वाक्य है, ये वाक्य के अंदर कितने शब्द हैं, देखो अलग अलग शब्द है, जिस, रूप, यह, ज्ञात, वाक्य, क्रिया, ये शब्द है ना। तो वाक्य के अंदर जब प्रयोग किए जाते हैं ये शब्द तो शब्द न कहलाकर ये पद कहलाते हैं, और जब यही शब्द वाक्य से बाहर होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो वाक्यों का वर्गीकरण, और वाक्य के वर्गीकरण के अंदर ही क्या आ जाता है, वाच्य आ जाता है। तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 दृष्टियों से हो सकता है, यानी कि जितने भी वाक्य, अब वाक्य से ही भाषा बनती है। सबसे छोटी ध्वनि हम बोलते हैं वर्ण, और वर्ण को जब ये वर्ण का लिखित किसी भी ध्वनि का लिखित रूप होता है तो उसे वर्ण कहते हैं, जब किसी भी ध्वनि का मौखिक रूप होता है तो वो ध्वनि कहलाता है। ठीक है, वर्ण तो छोटे से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ही नहीं किया जा सकते तो वो वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, आपके शब्द बनते हैं, और शब्दों के मेल से आपका क्या बनता है, वाक्य बनता है, और वाक्य से ही क्या होता है, भाषा का निर्माण होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब हम वाक्य की बात कर रहे हैं तो वाक्य भी कई तरीके के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, जैसे कि एक तो प्रधानता की दृष्टि से, एक रचना की दृष्टि से और एक अर्थ की दृष्टि से। तो प्रधानता की दृष्टि से अगर देखें तो उसे हम वाच्य कहते हैं। वाक्य की प्रधानता की दृष्टि से अगर देखें, प्रधानता की दृष्टि से तो ये वाच्य आ जाते हैं, और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से रचना की दृष्टि से अगर हम वाक्य की बात करें तो उसमें सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य आ जाते हैं। और अर्थ की दृष्टि से अगर हम बात करें तो इसमें 7-8 भेद हैं जो वो सभी आ जाते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब शुरुआत करती हूँ मैं प्रधानता की दृष्टि से। प्रधानता की दृष्टि से हम किसकी बात कर रहे हैं, वाक्य की बात कर रहे हैं। और वाक्य प्रधानता की दृष्टि से अगर वाक्य को देखें तो वो वाच्य उसे कहा गया है हिंदी व्याकरण के अंदर। अब शुरुआत करती हूँ, वाक्य की जिस रूप से ये ज्ञात हो। ये नोट्स जो हैं ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं, आप इन पर पूरा विश्वास करके चल सकते हैं, इसमें आपको कहीं पर भी कोई गलती नहीं मिलेगी। आप अपने पेन कॉपी साथ निकालें, साथ साथ इस चीज़ को नोट करते जाएं ताकि हिंदी व्याकरण के नोट्स एक ही बार आपके बन जाएं। ठीक है, तो वाक्य के जिस रूप से मतलब ऐसा वाक्य जिससे आपको ये ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन प्रमुख है। अब एक बात बताती हूँ, कोई भी एक वाक्य है हमारे पास, जैसे मैं लिख दूं मोहन खाता है, मोहन खाना खाता है। ठीक है, ये मेरे पास एक वाक्य है। तो खाता है, खाता है, ये खाना खाता है, ये हमारे पास क्रिया है। मोहन जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कर्ता है। तो ये इसमें ये बताया गया है कि वाक्य के जिस रूप से, मान लो ये एक वाक्य है और इस वाक्य से हमें ये पता चले कि इसमें कर्ता प्रधान है या क्रिया प्रधान है या फिर भाव प्रधान है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य के जिस रूप से ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कि क्रिया अगर हुई है तो क्रिया को पूरा करने वाला कोई कर्ता है, या क्रिया का जो बताया गया है वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। ये कर्ता, कर्म और भाव, इन तीनों चीज़ों की प्रधानता हमें वाक्य में कौन बताएगा, क्रिया बताएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। फिर से आपको एक बार बता देती हूँ कि वाक्य के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन प्रमुख है। मतलब क्रिया आपको ये बताए, किसी भी वाक्य में क्रिया के द्वारा आपको ये पता चले कि इसमें कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, वही क्या कहलाता है, कौन सा उनमें से प्रमुख है, तो उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब जहाँ पर कर्ता प्रधान होगा उसे कृतवाच्य कहेंगे, जहाँ पर कर्म प्रधान होगा, क्रिया ये बताए कि इस वाक्य के अंदर कर्म प्रधान है तो उसे कर्मवाच्य कहेंगे। और अगर क्रिया से हमें ये पता चले कि उस वाक्य के अंदर भाव की प्रधानता है तो हम कहेंगे कि भाववाच्य है। शायद आप समझ गए होंगे। दूसरे शब्दों में वाच्य वाक्य का वह रूप है जिसे अगर हम दूसरी परिभाषा की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं,
कि वाक्य का वह रूप है जिससे ये ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। तो ये आप समझ गए होंगे, दोनों ही परिभाषाएं हैं और अच्छे से आप समझ गए होंगे, यही वाच्य है। वाच्य के भेद कितने हैं ये मैंने आपको बता दिया, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी वो कृतवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी वो कर्मवाच्य और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होगी वो भाववाच्य। तीनों की मैंने परिभाषा बता दी है, सभी का हम एक एक उदाहरण के साथ करेंगे। अब कृतवाच्य की आप पहचान कैसे करेंगे? कृतवाच्य, कृत का मतलब कर्ता, और कर्ता कौन होता है? क्रिया को करने वाला। जैसे मैंने बताया था मोहन खाना खाता है, मोहन, एक मिनट में यहाँ पर लिख कर ही आपको समझाऊंगी क्योंकि हिंदी व्याकरण हम आसानी से पढ़ेंगे। मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है। तो देखो अब इसमें खाता है, कौन खाता है, कौन से प्रश्न करो आप, कौन और किसने, दो शब्द याद रखें, कौन और किसने से आपके पास जो जवाब आएगा वो कर्ता होगा। अगर इससे जवाब आ रहा है कौन खाता है तो क्या आ जाएगा? मोहन खाता है, तो ये आपका कर्ता आ जाएगा। और अगर आप प्रश्न करेंगे कि क्या और किसको, क्या और किसको से अगर आपके प्रश्न करने पर आंसर आता है तो वो आपका कर्म कहलाएगा। क्या खाता है? तो खाना खाता है। कौन खाता है? तो मोहन खाता है, तो मोहन इसका कर्ता है और खाना इसमें क्या है? कर्म प्रधान है। अब देखो कर्ता होगा उस वाक्य के अंदर, कृतवाच्य, जिस वाक्य के अंदर कर्ता की प्रधानता होगी उस वाक्य के अंदर आपको कर्ता मिलेगा, उसमें एक विभक्ति चिन्ह मिलेगा ने कारक चिन्ह, कारक पड़े होंगे, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता के साथ कौन सा विभक्ति चिन्ह आता है? ने। अगर किसी वाक्य में कर्ता है और उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो कृतवाच्य है। और यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह न होकर, जैसे मैंने अभी मैंने एक वाक्य लिखा था उसमें कोई विभक्ति चिन्ह नहीं था, मोहन ने खाना खाया, तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर क्या है? कर्ता वाक्य है। ठीक है, कृतवाच्य में आपको पहचान क्या करनी है कि कर्ता मिलेगा, उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह मिलेगी और ने विभक्ति चिन्ह न होकर वह शून्य विभक्ति चिन्ह भी हो सकती है। जैसे दीपक ने और मैंने। अब यहाँ से ध्यान से सुने, आपका एग्जामिनर इतना शातिर है कि दीपक ने दे देगा तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि संज्ञा या सरनाम या कोई भी है तो वो कर्ता ही है। ठीक है, अब दीपक ने कहेगा तो जैसे मैंने ने विभक्ति चिन्ह बताया आप तुरंत पहचान लेंगे। लेकिन मैंने, तो मैं भी तो निज अपने खुद के लिए प्रयोग हुआ है और इसके साथ क्या लग गया? ने। तो मैंने, ये भी कृतवाच्य है, ये ध्यान रखना है। इस तरीके के अगर शब्द आपको मिलते हैं तो आप समझ जाए वहां पर कृतवाच्य है। दूसरा बात करते हैं कर्मवाच्य की, तो कर्ता प्लस के द्वारा, यानी कर्ता प्लस के द्वारा, अगर आपको किसी भी वाक्य में के द्वारा मिलता है तो आप समझ जाएं कि वहां पर कर्मवाच्य है। जैसे दीपक द्वारा, मेरे द्वारा, ठीक है, ये ऐसे शब्द अगर आपको मिलते हैं तो आप समझ जाएं के द्वारा कर्मवाच्य, के द्वारा कर्मवाच्य, ने विभक्ति चिन्ह कृतवाच्य। अब भाववाच्य में आपको कौन सा विभक्ति चिन्ह मिलेगा? से कारक चिन्ह मिलेगा और से कर्ता प्लस कर्ता के साथ क्या मिलेगा? से विभक्ति चिन्ह मिलेगा। कर्मवाच्य में आपको क्या मिलेगा? कर्ता के साथ के द्वारा मिलेगा और कृतवाच्य में क्या मिलेगा? कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह मिलेगा। तीन विभक्ति चिन्ह आप याद रखें, आप वाच्य कभी भी गलत नहीं करेंगे। कर्ता ने, कर्म के साथ के द्वारा और भाववाच्य में क्या मिलेगा? से मिलेगा, कारक चिन्ह आपको मिलेगा। जैसे मैं यहाँ से हटाऊं तो मुझसे, दीपक से, ठीक है, रानी से खाया नहीं जाता, इस तरीके के वाक्य होंगे तो आप तुरंत समझ जाए कि वो भाववाचक है। इसमें नहीं का भाव होता है ज़्यादातर। ठीक है, अब देखो सभी को हम विस्तार से देखते हैं कि क्या क्या है। ये कुछ यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले बात करें कृतवाच्य, और कृत का मतलब होता है कर्तावाच्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया ये इंगित करे, ये इशारा करे कि इसमें कर्ता प्रधान है क्रिया। ठीक है, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है,
इस तरह के वाक्यों में कर्म गौण रहता है। एक होता है मुख्य और दूसरा इसका विपरीत होता है मुख्य का गौण। गौण का मतलब होता है उसका महत्व कम होता है और मुख्य का मतलब है उसका महत्व प्रमुख होता है। तो जब कृतवाची है तो इसमें कर्ता ही प्रमुख होगा, कर्म यहाँ पर गौण हो जाएगा। तो जिस वाक्य के अंदर आप समझना है कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इस तरह के वाक्यों में कर्म गौण रहता है। कृतवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि क्रिया मैम आपने नहीं पढ़ाई है, तो जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। और क्रिया का टॉपिक मैंने इतने तहे दिल से अपने चैनल पर करवा रखा है कि जिस बच्चे ने क्रिया का टॉपिक वहाँ से पढ़ लिया, मुझे नहीं लगता कि कभी एस्टेट में वो प्रश्न गलत करके आएगा। सभी प्रश्न मैंने भी सही किए हैं और आप भी कर सकते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स उसमें हैं। तो यहाँ पर कर्ता कर्ता क्या होता है? सजीव होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी और इस तरह के वाक्यों में कर्म गौण रहेगा। अब सकर्मक भी हो सकती है क्रिया और अकर्मक भी हो सकती है। एक बात फिर बार बार लिखे, जहां पर कर्ता होगा ना तो कर्ता वाक्यों में कर्ता हमेशा क्या होता है? सजीव होता है, ये बात मैंने लिख रखी है। अब देखो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे संजय सोता है, क्रिया कौन सी है? सोना। तो कौन सोता है? संजय सोता है। तो इसमें प्रधानता किसकी है? संजय की। आपको पेपर में आप ये सोचेंगे कि मैम कैसे पता चलेगा? दिनेश किताब पढ़ता है। अब आपको यहाँ पर कर्ता भी दिख रहा है, कर्म भी दिख रहा है और क्रिया भी दिख रही है, तीनों चीजें दिख रही हैं। लेकिन पेपर में बेटा आपसे अंडरलाइन करके पूछेंगे कि आप इससे बताइए कि ये वाक्य कर्ता है, कर्म है या भाव है। तो दिनेश किताब पढ़ता है, कौन पढ़ता है? किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? तो क्या से, तो किताब पढ़ता है तो वो कर्म हो गया। लेकिन पढ़ने की क्रिया किसके द्वारा पूरी हो रही है? दिनेश के द्वारा पूरी हो रही है। या सोने की क्रिया क्या करता? संजय है। उसके बाद अजय दिल्ली लौट गया। तो ऐसे याद रखना है, आपसे अंडरलाइन करके पूछेंगे। रामू ने आम खाया। तो खाना खाया, खाया खाया किसके द्वारा गया? रामू के द्वारा। दिल्ली लौट गया, कौन? ये अजय लौट गया। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखो, एक तो आपको ने विभक्ति चिन्ह मिला कर्ता के साथ। कर्ता कौन है इस वाक्य में? यहाँ पर संजय, यहाँ पर दिनेश, यहाँ पर अजय और यहाँ पर रामू। अब रामू के साथ ने है तो आप यहाँ समझ गए कि ये कर्ता कारक है। लेकिन यहाँ इन तीन वाक्यों में कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन क्रिया जो है कर्ता के द्वारा ही पूरी की गई है। तो आप समझ जाएंगे, आपसे अंडरलाइन करके पूछेंगे कि इस शब्द के द्वारा बताइए कि इसमें किसकी प्रधानता है, तो तुरंत आपको बताना है। अगर वाक्य के अंदर आप अलग अलग कर लेते हैं, जैसे कि ये वाक्य के अंदर शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, अगर इनको आप समझ जाते हैं कि ये कर्ता है, ये कर्म है या फिर ये क्रिया है, अगर इन सभी चीज़ों का आपको पता है तो आप कभी भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें रामू ने विभक्ति चिन्ह आए, कर्ता के साथ शून्य कारक चिन्ह भी हो सकता है और ने विभक्ति चिन्ह भी हो सकता है। तो वहां पर आपका कौन सा कारक ना वाच्य होगा? वो कृतवाच्य होगा। जहां पर कर्ता की प्रधानता होगी वहां पर कर्म गौण रहेगा। तो समझ गए होंगे। अब दूसरा चलते हैं कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य में यहाँ पर क्या होगा? निर्जीव चीज काम करती नजर आए वहां कर्मवाच्य होता है। निर्जीव चीज काम करती नजर आए आपको, क्योंकि वहां पर कर्ता आपका प्रमुख नहीं होगा, कर्म प्रमुख होगा। और कर्ता मैंने क्या बताया? सजीव होता है। लेकिन कर्मवाच्य के अंदर निर्जीव चीज काम करती नजर आएगी और वो आपकी क्या होगी? कर्म होगी। ध्यान रखना, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे, अब मैंने आपको बताया ना, वाक्य में आपको कर्म निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? कौन और किसने से प्रश्न करेंगे तो कर्ता निकल कर आएगा। क्या और किसको से प्रश्न करेंगे तो आपका कर्म निकल कर आ जाएगा। और फिर जिस शब्द को अंडरलाइन कर रखा हो आप पहचान लेना कि ये कर्ता है या कर्म है और उसे तुरंत टिक कर देना। ठीक है, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में कर्म की प्रधानता के कारण कर्ता या तो लोप हो। इसमें देखो,
कर्म प्रधान होगा तो यहाँ कर्ता का लोप हो जाएगा, यानी कि कर्ता या तो गायब हो जाएगा या फिर उसकी महत्ता जो है वाक्य के अंदर कम रहेगी। ध्यान से सुनना, कर्म वाच्य के अंदर कर्ता कर्म की प्रधानता मिलेगी, कर्म ही प्रधान होगा तो वाक्य के अंदर कर्ता भी, लेकिन कर्ता या तो लोप होगा यानी कि लुप्त रहेगा या फिर उसका जो महत्व है वो गौण रहेगा। इस वाच्य की क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, ध्यान रखना, क्योंकि कर्म वाच्य है तो सकर्मक क्रिया होगी ही होगी, लेकिन अकर्मक के अंदर आपकी सकर्मक क्रिया भी हो सकती है और अकर्मक क्रिया, वो सब कंफ्यूजन वाली है, उसमें आपको जाना ही नहीं है। कौन से प्रश्न करके देखेंगे, देखो ये मैंने भी लिख रखा है यहां से, कौन से प्रश्न करेंगे, फिर देखते हैं। पतंग, यहां पर देखो एक वाक्य दिया गया है, वाक्य देखते हैं। पतंग उड़ रही है। अब बताओ यहां पर पतंग अपने आप उड़ रही है, कोई तो उड़ा रहा है, लेकिन जो उड़ा रहा है वो यहां पर गौण है, उसको नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, क्या का जवाब आ रहा है, तो ये कर्म है। सड़क बन रही है, क्या बन रही है, तो क्या से जवाब आया, सड़क बन रही है, यहाँ करता है ही नहीं। और इसी प्रकार के वाक्य जो है ना एस्टेट में पूछे जाते हैं। पतंग यहाँ पर निर्जीव है, सड़क भी निर्जीव है, और कर्ता का क्या है, यहाँ पर लोप हो रहा है। केवल आपको, अब कई बच्चे क्या करते हैं कि वाक्य के शुरू में क्या आता है, कर्ता आता है, लेकिन बच्चे ऐसी गलती नहीं करनी है। वाक्य में कर्ता कई बार लोप भी होता है, कर्म भी सीधा आपको दिखाई दे जाता है। तो पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ने, कोई ना कोई पतंग को उड़ा रहा है, जो उड़ा रहा है वो कर्ता है और जो काम हो रहा है वो कर्म है। जैसे क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, कौन उड़ा रहा है, कौन का हमारे पास यहाँ लोप है, कर्म गौण, कर्ता गौण है, कर्ता का यहाँ नहीं पता है, और ये दोनों ही चीजें निर्जीव है। तो इस तरीके के वाक्य मिले आपको, तो आपको समझ जाना है कि कौन सा वाक्य है कर्म वाच्य है, कर्म वाच्य है। अब देखो दूसरा मैंने इसमें बताया था आपको, या तो कर्म की प्रधानता होगी और उसके साथ कौन सा, कर्ता के साथ आपको कौन सा विभक्ति चिन्ह मिलेगा, के द्वारा। याद रखना, के द्वारा अगर आपको मिलता है तो आंख बंद करके टिक कर दो कि वो कर्म वाच्य है। जैसे किसान के द्वारा खेत जोता गया, किसान के द्वारा खेत जोता गया, तो समझ जाओ कर्म वाच्य है। अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो के द्वारा आ गया, तो यहाँ पर तो विभक्ति चिन्ह से आप तुरंत ही पहचान जाएंगे। अगर ने विभक्ति चिन्ह कर्ता के साथ लगा हुआ है तो कर्ता कारक होगा, के द्वारा विभक्ति चिन्ह है तो कर्म कारक होगा, और से विभक्ति चिन्ह है कर्ता के साथ हुआ तो भाववाच्य होगा। सॉरी, मैं कारक तो नहीं बोल रही हूँ, ये वाच्य आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कई सारी बातें आपको ट्रिक से बताई हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है, कौन सा आता है, भाववाच्य। जो मैं पढ़ा रही हूँ इन्हीं नोट से अगर आपने पढ़ लिया तो आप कभी भी हिंदी व्याकरण का प्रश्न गलत नहीं करेंगे। भाववाच्य, तीसरा वाच्य आता है भाववाच्य, और इसमें मैंने बताया था से विभक्ति चिन्ह मिलेगा, बस गांठ बांध लेना, भाववाच्य आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, कर्ता कारक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं 80%, 20% जो प्रश्न है वो कर्म वाच्य से पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो कुछ बच गया थोड़ा बहुत मान लो यहाँ पर 15 से 20 आप कह सकते हैं, तो बाकी बचे हुए भाववाच्य से बहुत ही कम आते हैं। लेकिन एस्टेट में एक बार आया था और बहुत ही आसान है 1 नंबर लेना। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान न होकर क्रिया प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। ध्यान से सुनना, कर्ता कारक में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। कर्म कारक के अंदर क्रिया सकर्मक ही मिलेगी और भाववाच्य के अंदर आपको क्रिया हमेशा अकर्मक ही मिलेगी। ये 3 बातें आप कर्म से ऐसे याद कर सकते हैं। तो भाववाच्य में हमेशा या प्राय, हमेशा तो नहीं कह सकते, प्राय अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। ये वाच्य प्राय नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक मतलब नहीं वाले वाक्य होते हैं, जैसे रोगी से चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, तुमसे पढ़ा नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता, राम से पानी पिया नहीं जाता, मोहन से साइकिल चलाई नहीं जाती, मोहन से किताब पढ़ी नहीं जाती, रोगी से खाना खाया नहीं जाता, तो आप कुछ भी, माता से खाना बनाया नहीं जाता। इस तरीके के जो आपको वाक्य मिले जहाँ पर यहाँ भी मुझसे
देखो सर्वनाम भी हो सकते हैं, मुझसे खाना नहीं खाया जाता या जाएगा, या कोई भी हो सकता है। पीछे हम काल की बात नहीं कर रहे हैं। मुझसे, रोगी से, से तुझ के साथ भी, देखो तुझ के साथ भी से लगा हुआ है, ध्यान रखना। मुझ के साथ भी यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मुझ के साथ भी क्या लगा हुआ है, से लगा हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को खासकर ध्यान रखें तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब देखो एक और ये इसी के नीचे है। अब वाच्य परिवर्तन करना भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, कैसे करेंगे। कृतवाच्य है, सविता ने नृत्य किया। नृत्य किसने किया, सविता ने किया। इसका कर्म वाच्य कैसे बनाएंगे, के द्वारा लगा दो आप, सविता के द्वारा नृत्य किया गया। दूसरा है कृतवाच्य, मोहन कल किताब पढ़ रहा था, तो मोहन के द्वारा कल किताब पढ़ी जा रही थी। बच्चे शोर मचाएंगे, तो बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। इस तरीके से आप कर्मवाच्य बना सकते हैं। अगर आपके पास आता है तो रामू नहीं दौड़ता, रामू से दौड़ा नहीं, इसमें पूछा कौन सा भाववाच्य बनेगा ये। हाँ देखो, कृतवाच्य रामू नहीं दौड़ता, रामू से दौड़ा नहीं जाता। कृतवाच्य दिया हुआ है, पार्वती नहीं हंसती थी, तो पार्वती से हंसा नहीं जाता, तो ये भी आपका भाववाच्य हो गया। ठीक है, तो मोहन नहीं सोएगा, मोहन से सोया ही नहीं जाएगा। तो नहीं वाला भाव तो आप तुरंत समझ जाए कि वो भाववाच्य है। ठीक है, इस तरीके से आप वाक्यों को परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक था और अच्छे खासे आपको 1 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट है। तो इस वीडियो को इतना आप लाइक एंड शेयर करें कि सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि अगला टॉपिक मैं 1 नहीं 2-2 डालूं दिन में। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट आपका जरूर आना चाहिए। धन्यवाद। साथ ही दोस्तों SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप उसे सर्च करके ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं जो PDF फॉर्म में होता है या कोई नोटिफिकेशन होता है, जैसे HPSC का है, CET का है, STET का है, वो सारे मैं वहाँ पर डालते रहती हूँ। और ये वीडियो जो जितनी भी मैंने वीडियो बनाई ना, जो बच्चा ये कह रहा है कि मैम मुझे STET की वीडियो नहीं मिल रही, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, मैंने सारी वीडियो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखी है। तुरंत आप समझ जाओगे कि मैडम ने कैसे पढ़ाया। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं, वीडियो को तो खोल कर ही नहीं देखते और कमेंट कर देते हैं। मैंने अपने तरीके से, हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ा रखी हैं। धन्यवाद।